हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम हमारी विजय सीरीज़ का क्या, विजय सीरीज़ तो आप कंटिन्यू ही नहीं कर रहे हो। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको नहीं भूले हैं, सारे के सारे चैप्टर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन यूट्यूब पे भी करेंगे क्लास 11th वालों के लिए। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो नीप बैच जो चल रहा है क्लास 11th के लिए, जिसका मैं आपको आखिरी में पूरा फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब पे तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी आएंगे कभी कभी नहीं आएंगे, तो ऐसा चलता रहेगा सिलसिला हमारा, लेकिन आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो यार आज अपन करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल टेक्निक्स। एक वन शॉट कंप्लीट वीडियो करेंगे, मतलब एक फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो दे दूंगी कि यार एक्चुअली में इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, एनालिटिकल टेक्निक्स क्या होता है। एनालिटिकल टेक्निक्स का मतलब पता है क्या? एनालिटिकल टेक्निक्स मतलब, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी कोई सी भी ऐसी चीज़, कुछ भी ले लिया, ये पेन है, इसको मैं एनालाइज कर रही हूँ कि यार ये ना ऐसे ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, देखो ट्रायंगुलर शेप का है, ग्रे कलर का है, इससे हम लिख सकते हैं, इसके बाद इसका वज़न कितना होगा या फिर इसका टेक्सचर कैसा है, तो मैंने इसका एनालिसिस किया। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी ये सब्सटेंस का एनालिसिस करना। कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जिसके बारे में हमको पता करना है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट। तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस हुआ उसका सेपरेशन करना कैसा, जैसे कि देखो मैं बहुत इजी एग्जांपल बताती हूँ। अगर तुम्हारे चावल में कंकड़ है तो उसको सेपरेट करते हैं ना। हमने क्या किया, हमने एनालिसिस किया कि यार सफ़ेद चावल है, उसमें हमें 2-3 कंकड़ दिख रहे हैं, ऐसे बाहर से कुछ आ गया होगा, तो हम उसको साफ करते हैं, दैट इज सेपरेशन। सेपरेट करें ना, तो वो क्या है, वो एनालिसिस है ना, वो एनालिटिकल टेक्निक्स में आता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, हमने आइडेंटिफाई किया कि यार इस चावल में इम्प्योरिटी है, इस चावल में इम्प्योर सब्सटेंस है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और द लास्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन, कितने कंकड़ थे, 1 था, 2 था, 3 था, कितने, 3 4 थे, बहुत सारे थे, तो हमने उसको डिटरमाइन करके अलग कर दिया। तो दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। किसी भी सब्सटेंस को, कोई सा भी सब्सटेंस हो, ठीक है, कोई सा भी सब्सटेंस हो, क्या करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, कोई सा भी सब्सटेंस हो उसका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सेपरेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन करेंगे, और उसको डिटरमाइन करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करेंगे, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन, डिटरमाइनिंग द कॉम्पोजिशन। तो कितना सब्सटेंस में क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कैसा सब्सटेंस है, कितना वेट है, क्या उसका क्वालिटी है, ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करते हैं किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो बेसिकली अगर आपसे मैं बात करूं केमिस्ट्री के टर्म्स में, तो देखो जो आप ब्लड सैंपल देते हो ना, ब्लड जब भी आपका होता है कि तबीयत खराब होगी तो बोलते हैं ना कि यार ब्लड का सैंपल दे के आ जाओ, ताकि उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी बॉडी में क्या बीमारी हुई है। तो वो क्या है, दैट इज द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब दैट कम्स इन द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। कैसे मैम, जब आपने ब्लड दिया तो यार ब्लड तो नॉर्मल है, हम नॉर्मल आंखों से देख रहे तो क्या लाल कलर का दिख रहा है, ठीक है, हमने दे दिया सैंपल। अब उस सैंपल में बेटा इतने सारे टेस्ट होते हैं, इतना सारा एनालिसिस होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि अच्छा आपके ब्लड में, मतलब आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, आपका विटामिन B12 कम है। तो ये कैसे पता चल रहा है हमको, ये हमको एनालिसिस से पता चल रहा है। जो ब्लड सैंपल आपने दिया हुआ है डॉक्टर को हॉस्पिटल में, उसका एनालिसिस होता है, कंप्लीट पूरा एनालिसिस करा के उसका एक वेल स्ट्रक्चर्ड पूरा रिपोर्ट बनती है, और तब जाके आपको पता चलता है कि अच्छा आपके बॉडी में इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है। अब सोचो एनालिटिकल केमिस्ट्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमको क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है ये चैप्टर। अगर हम नहीं पढ़ते ये चैप्टर तो क्या होगा बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे आगे फार्मेसी या फिर कुछ आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आगे जो भी चीज़ें हैं, तुम अगर केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री में आगे चीज़ें जानना चाहते हो, लैब्स में PhD करना चाहते हो, तो उसमें तुमको बहुत ज़्यादा काम आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें हम टेस्टिंग करते हैं।
टेस्टिंग ऑफ फूड होता है, टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन होता है, टेस्टिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, जो भी आपकी टेस्टिंग आ जाती है सब कुछ आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज है जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बता ही दिया मेडिसिन में क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने ब्लड सैंपल दिया, आपने ब्लड का सैंपल दिया ना, तो ब्लड के सैंपल में अगर यार मान लो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम था, ठीक है, और अगर उसने सही टेस्ट नहीं किया, जिसने भी टेस्ट किया है उसने अगर सही टेस्ट नहीं किया, आपका एकदम कुछ रिपोर्ट बना दी, फॉल्स रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट बना दी, तो उससे क्या होगा भाई, आपका तो नुकसान हो जाएगा ना, आपका तो हो जाएगा टाटा बाय बाय, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो टेस्ट करते हैं, जो भी लैब्स में प्रेजेंट होते हैं, उनका बहुत वाइटल रोल होता है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो बनती है बेटा, जो बॉडीली रिपोर्ट्स बनती है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में बात कर रही हूँ, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, चलो ठीक है इन सब में अपन छोड़ दें, लेकिन मेडिकल फील्ड में अगर अपन बात करें तो एक इंसान की जान भी जा सकती है अगर आपने गलत रिपोर्ट्स दे दी तो वहाँ पे सोचो आपने सिर्फ ब्लड सैंपल दिया था, ब्लड सैंपल देने के बाद जब वो ब्लड गया टेस्टिंग लेबोरेटरी में, और अगर उस जो भी टेस्ट कर रहा था वहाँ पे उसको नहीं आता, उसको समझ नहीं आता कि कैसे टेस्ट करते हैं, क्या कॉम्पोजिशन डालते हैं, क्योंकि देखो 0.1 कॉम्पोजिशन से भी डिफरेंस आ जाता है, समझ रहे हो। तो अगर 0.1% कॉम्पोजिशन भी इधर उधर हो गई तो आपकी रिपोर्ट गलत हो जाएंगी। इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि यार हम आगे जब ऐसे, अभी तो अपन बेस पढ़ रहे हैं ना, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको इसमें इंटरेस्ट आता जाएगा, आप डीपर स्टडी करते जाओगे PhD लेवल पे, हाई लेवल पे, तब आपको पता चलेगा कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर आपकी रिपोर्ट सही नहीं बनी तो ये किसी की भी जान भी ले सकती है। समझ में आया। देन कम्स द एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में भी जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए कि यार प्लांट्स में कितना डालना है, कितनी कॉम्पोजिशन चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसमें यूज़ होता है क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉरेंसिक साइंस ऑब्वियसली, क्योंकि यार कहीं पे भी अगर क्राइम हुआ है तो वहाँ पे जाके जो सस्पेक्ट है, जो भी सस्पेक्ट है उसको एनालिसिस करना, उसको टेस्ट करना कि यार यहाँ पे कुछ तो उसने सुराग छोड़ के गया, या फिर यहाँ पे कुछ तो उसने ऐसा बोलते ना फिंगरप्रिंट्स, तो फिंगरप्रिंट्स की टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, समझ गए। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जैसे डाइज बनती है, इंक्स बनती है, वहाँ पे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब कैसा है, देखो बहुत सारी जगह पे जहाँ पे खाना बन रहा है बेटा, बहुत सारी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ देखो हर कोई, आजकल क्या होता है कि हर कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठ रहा है, सब लोग रेस्टोरेंट्स खोल के, बहुत सारे, तुम लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देख रहे होगे, लेकिन यार कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो मिलावटी खाना दे रहे हैं, जहाँ पे अडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट की जाती है। अगर जैसे कि आपका चावल हो गया तो उसमें पत्थर मिला दिए जाते हैं, या फिर जो दाल हो गई उसमें कुछ ऐसी येलो कलर के पत्थर मिला दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। बहुत सारी जगह पे अच्छा खाना भी देते हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसे नहीं भी देते। तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वाले आते हैं चेक करने के लिए कि यार कितना आप अडल्ट्रेशन कर रहे हो, मतलब क्या आप प्योर खाना दे रहे हो, क्या आप एकदम प्योर फॉर्म ऑफ फूड दे रहे हो, ताकि जो हमारी जनता है, जो हमारे जो भी लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या आप उसमें मिलावट वाला खाना दे रहे हो। तो ये सब कौन चेक करता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर चेक करता है कि आपका जो खाना प्रॉपरली आ रहा है। बहुत सारे हॉस्टल्स ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी, जैसे तुम समझोगे जो एक क्राउड वाली जगह होती है ना, जहाँ पे मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में खाना बिकता है, बहुत सारी क्वांटिटी में खाना जाता है, वहाँ पे स्पेशली ऐसा होता है कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अडल्ट्रेशन किया जाता है, समझ गए। अडल्ट्रेशन किया, बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी जगह पे अच्छा खाना भी मिलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अडल्ट्रेशन किया जाता है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल चेक कहाँ होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। समझ में आया कि यार कितना अडल्ट्रेशन आप कर रहे हो। आप उस खाने को एनालिसिस करोगे, उस खाने का एनालिसिस करोगे, अगर आप उसमें प्योर घी मिला हुआ है तो उसकी स्मेल, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो अलग आएगी, लेकिन अगर मान लो उसमें डालडा मिला है तो भाई उसका टेक्सचर, उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है वो अलग आएगी, समझ गए। अगर यार उसमें ना डल लो क्वालिटी के चावल मिले हुए हैं तो उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो एक क्वालिटी है वो अलग दिखेगी तुमको। लेकिन अगर वहीं पे बहुत बढ़िया एकदम बासमती राइस है, फिर दावत राइस है, फिर कोई बहुत बढ़िया सा ब्रांड है कोई सा भी, तो यार उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो ऐसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये बॉटल है,
ठीक है। अब मैं देख के इसका एनालिसिस कर सकती हूँ ना यार, ये देखो ऐसे शेप की है, पिंक और ब्लू कलर की है, इसमें स्ट्रॉ भी है, नाम लिखा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एनालिसिस में आता है कि हमने कोई चीज़ फिजिकली देखी और उस चीज़ का एनालिसिस कर दिया। तो बहुत सारे टाइप के एनालिसिस होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि एक्चुअली में जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। देन कम्स बेसिकली एनालिसिस, ठीक है। तो होता क्या है, देखो इट इज परफॉर्म्ड ऑन अ स्मॉल सैंपल रेदर देन द होल बल्क मटेरियल। अब कहीं पे मान लेते हैं, मैं नॉर्मल एग्जांपल्स इसीलिए ले रही हूँ ताकि आप उसको केमिस्ट्री से रिलेट कर सको, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री के बड़े बड़े एग्जांपल्स दूंगी तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं कि यार बहुत मतलब एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे ना बहुत सारे चावल बन रहे हैं, बहुत सारे। आप क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल वाला ऑफिसर आया तो वो क्या सारे के सारे चावल उठा के टेस्टिंग के लिए जाएगा? नहीं। अगर मान लेते हैं इतना सारा चावल बन रहा है, ठीक है, अगर मानते हैं इतना सारा चावल बन रहा है तो वो इतना सा चावल लेके जाएंगे और इस चावल की टेस्टिंग करेंगे। इस चावल की क्या करेंगे, वो टेस्टिंग करेंगे। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही आपका ब्लड में भी होता है। यार आपकी बॉडी में तो पूरा ब्लड है ना, आपकी बॉडी पूरी ब्लड से बनी है। आपकी तबीयत खराब होती है तो क्या डॉक्टर बोलते हैं भाई अपनी बॉडी डोनेट कर दो, उसका पूरा चीर फाड़ कर दिखेंगे तुमको हुआ क्या है, ऐसे तो नहीं करता। क्या करता है, वो ब्लड सैंपल लेता है। क्या लेता है, वो ब्लड का सैंपल लेता है। समझ गए? सैंपल मतलब क्या, छोटा सा पार्ट। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड है लेकिन वो पूरी बॉडी नहीं लेके जाएगा भाई टेस्टिंग करने के लिए। अगर ऐसे होता तो फिर भाई कोई इंसान बचता नहीं, फिर सबको चीर फाड़ कर रहे होते। लेकिन क्या करता है डॉक्टर, वो बोलता है कि भाई थोड़ा सा सैंपल, आप इतना सा ब्लड सैंपल दे दो, हम उसमें टेस्ट करके बता देंगे कि आपको हुआ क्या एग्जैक्टली। क्या आपकी शुगर बढ़ी हुई है, क्या आपकी शुगर कम है, क्या आपको थायराइड हुआ है, क्या आपको थायराइड नहीं हुआ, या फिर आप बहुत सारी बीमारियां जो भी है, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन सी कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो इतने से सैंपल से वो सारी की सारी चीज़ें बता देता है। आपकी पूरी बॉडी तो यूज़ नहीं करता ना, दैट इज सैंपल। मतलब एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है बेटा, जो बल्क होता है ना, जो बल्क होता है उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेते हैं और उसका टेस्टिंग होती है, उसकी टेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। अब देखो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अब तुमको नाम से समझ में आ रहा होगा ना। सबसे पहला क्या है, क्वालिटेटिव। क्वाली का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी की बात करें बेटा। क्या क्वालिटी है तुम्हारे खाने की, क्या क्वालिटी है। अगर बढ़िया खुशबू आ रही है, घी वाली खुशबू आ रही है एकदम मस्त वाली, और टेक्सचर अच्छा दिख रहा है, तो क्या बोलते हैं अपन, कोई रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए, तो अपन को अगर खाना आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, तुम इमेजिन करो कि एक खाना आया तुम्हारे सामने, बहुत ही टेस्टी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है उसकी और टेक्सचर में भी बढ़िया सा दिख रहा है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, यार ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। 5 स्टार रेस्टोरेंट है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी कैसे देखेंगे, हमने यार फिजिकली देख के बता दिया कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, हमने उसके फिजिकल नेचर से बता दिया। फिजिकल नेचर से हमने क्या बता दिया कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा दिख रहा है वो खाना, कि यार उसका क्या टेक्सचर है, उसका क्या कलर है। अगर सब्ज़ी बढ़िया कलर की लग रही है तो तुम बोलोगे यार ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। देखते सी सबसे पहले अपन खाते तो है नहीं, गरम गरम खाना आया तो हम एकदम से थोड़ा ना खाने लग जाएंगे। आप क्या बोलोगे कि यार एक काम करते हैं, पहले ना इसकी खुशबू लेते, तो खुशबू से पता चल जाएगा कि यार तो बढ़िया टेस्टी लग रही है। देख के पता चल जाएगा यार ये कितनी सुंदर दिख रही है सब्जी, टेस्टी लग रही है एकदम, तो बोलते हैं ना क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी तुमने बुलवाया एक, तुमने मान लो बुलवाया बेटा कि भाई एक फुल आप कढ़ाई पनीर लेके आ जाना। भैया से बोल दिया कि आप ना एक फुल प्लेट कढ़ाई पनीर लेके आना। वो भैया कितना लेके आए, मान लेते हैं ये प्लेट है, मान लेते हैं ये कटोरी है, ठीक है, ये कटोरी है, तो वो इतना लेके आ गए, वो इतना आपके लिए कढ़ाई पनीर लेके आए, इतना सिर्फ इतना। तो आप क्या बोलोगे, यार इसकी क्वांटिटी तो कम दी है, हमने तो एक फुल प्लेट बोला था ना, इन्होंने क्या किया, उसकी क्वांटिटी कम कर दी। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी बताता है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है, कितना बताता है, ठीक है, अमाउंट बताता है। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, आपको क्या बताएगा, वो अमाउंट बताएगा बेटा। अमाउंट मतलब कितना आपका सैंपल में खराबी है, कितने आपके सैंपल में क्या कमी है, ठीक है, वो चीज़ बताते हैं क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम वो चीज़ एनालिसिस करते हैं।
मान लेते हैं कि यार आपका जो ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल में आपका हीमोग्लोबिन कम आया, हीमोग्लोबिन कम आ गया, ठीक है मान लिया, लेकिन कितना, तो दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव ना, कि कितना कम आया है। अमाउंट तो बताओ भाई कि आपका हीमोग्लोबिन कितना वेरी करता है, अराउंड 10 के कितना रहता है यार, 10 से कम रहता है, 10 के अराउंड रहता है शायद, ठीक है। लड़कियों का अलग रहता है, लड़कों का अलग रहता है, बच्चों का अलग रहता है, सबका अलग रहता है। तो यार 10 से कम है, 10 से ज़्यादा है, 12 कितना है, मतलब समझ रहे हो। तो दैट कम्स अंडर अमाउंट, कि कितना भाई वो तो बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ठीक है इतना कम है तो हमें बढ़ाना है, तो हम खाएंगे फिर अच्छा खाएंगे। करेक्ट, सही है। तो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं बेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर आता है सेमी माइक्रो एनालिसिस। फिर आता है सेमी माइक्रो एनालिसिस। उसमें देखो, एनालिसिस परफॉर्म्ड यूजिंग अ फ्यू ग्राम्स ऑफ सैंपल। सैंपल बहुत बड़ा है, ठीक है, सैंपल क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से हमने क्या किया है, फ्यू ग्राम्स ऑफ सैंपल ले लिया है। क्या लिया है, फ्यू ग्राम्स, थोड़ा सा ग्राम ऑफ सैंपल ले लिया, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। किसके लिए बेटा, टेस्टिंग के लिए। उसको बोलते हैं सेमी माइक्रो एनालिसिस। उसको क्या बोलते हैं, सेमी माइक्रो एनालिसिस। तो ऐसा एनालिसिस जो कि परफॉर्म्ड होता है फ्यू ग्राम्स ऑफ सैंपल में, उसको बोलते हैं सेमी माइक्रो एनालिसिस। क्या बोलेंगे, सेमी माइक्रो एनालिसिस बोलेंगे। अब देखो, क्लासिकल क्वालिटेटिव मेथड, क्लासिकल क्वालिटेटिव मेथड में क्या क्या है, देखो आपका कैसे कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन, ये सारे केमिस्ट्री की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको कॉमन एग्जांपल्स इसीलिए दिया था ताकि आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाए कि एक्चुअली में एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, ठीक है। आप समझ गए ना कि टेस्टिंग एनालिसिस पढ़ते हैं। आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ, कितना प्रेसिपिटेट बन रहा है, कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये। उसके बाद एक्सट्रैक्शन, अब प्रेसिपिटेट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, तो क्वालिटी में वो आ जाएगा एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फिर उसको। डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिल करेंगे, अलग अलग करेंगे। कलर कैसा है उसका, ऑर्डर टेस्ट, रिएक्टिविटी टेस्ट, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके क्वालिटी में आते हैं। बोला ना मैंने कि क्या क्वालिटी है भाई, ऑर्डर से पता चलेगा। स्मेल, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, स्मेल से पता चलेगा। कलर, कैसा कलर है उसका, डल कलर है, अच्छा कलर है, ब्राइट कलर है, कलरलेस है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है, विच कलर, ठीक है, वैसा वाला। रिएक्टिविटी, किससे रिएक्ट कर रहा है वो। उसके बाद सारे एक्सट्रैक्शंस, प्रेसिपिटेशन, इस किस में आएंगे, क्लासिकल क्वालिटेटिव मेथड में आ जाएगा। अब देखो, दो टाइप के मेथड होते हैं, एक ड्राई मेथड और एक होता है वेट मेथड। ड्राई मेथड में क्या होता है, मान लो मैं कहीं से भी तो भी मैं सॉइल उठा के लेके आई हूँ, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी उठा के लेके आई हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने उसका एनालिसिस किया कि यार ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी लेके आई हूँ मैं, यहाँ पे ये मिट्टी है, ठीक है, ये ना, ये सॉइल है, ये क्या है, सॉइल है, मिट्टी उठा के लेके आई हूँ। तो ये मिट्टी कैसी है, ब्लैक कलर की है, ब्राउन कलर की है, रेड कलर की है, रेड कलर की भी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, तो कौन से कलर की मिट्टी है। अब इस मिट्टी का टेक्सचर क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखा, कलर देख लिया इसका, सबसे पहले क्या देखा, कलर देख लिया। इसके बाद क्या देखा हमने, टेक्सचर देखा, टेक्सचर देखा भाई कैसा टेक्सचर है इसका, कैसा टेक्सचर है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या देखा इसमें कि भाई क्या बोलते हैं इसको, ये ड्राई है कि वेट है, मतलब ये मिट्टी, ठीक है, ड्राई है कि वेट है, कैसी सूखी मिट्टी है, गीली मिट्टी है, कैसी मिट्टी है। उसके बाद क्या देखा आपने, उसके बाद क्या देखा आपने कि मान लेते हैं हमने क्या देखा कि एक तो हमने कलर देख लिया उसका कि कैसा कलर है यार, ब्लैक है, वाइट है, कौन सी, मतलब वाइट नहीं, रेड है, ब्राउन है, कौन सी कलर की मिट्टी है। टेक्सचर देख लिया उसका, टेक्सचर कैसा है उसका, ठीक है, क्या उसमें कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ हैं कि वो एकदम प्योर है। तो ये सब हमने क्या किया, ड्राई मेथड, मतलब कि एकदम देखते से ही बता दिया कि यार जो सॉइल हम लेके आए हैं, ग्राउंड में जब गए वहाँ से जो सॉइल लेके आए, तो उसमें इतना इतना हमने ऐसे टेस्टिंग देख ली कि भाई ड्राई है, वेट है, इम्प्योरिटी है, कलर, मतलब टेक्सचर सब कुछ देख लिया। अब वेट मेथड, वेट मेथड में क्या करते हैं, ये तो हमने ऐसे देखते से बता दिया कि यार चलो ये मिट्टी में ऐसा ऐसा है देखते से, लेकिन अब वेट मेथड में क्या करते हैं, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और इस मिट्टी को इसमें डाल दिया, ठीक है, क्या किया, इस मिट्टी को इसमें डाल दिया मैंने, ये मिट्टी को इसमें डाल दिया, समझ गए, इस मिट्टी को इसमें डाल दिया अपन ने। अब इसको अलग तरीके से एनालिसिस होगा, ठीक है, अब इसका अलग तरीके से एनालिसिस होगा, अब इसकी टेस्टिंग होगी,
टेस्टिंग होगा इसका। अब इसका क्या होगा, एनालिसिस अलग तरीके से होगा कि ये मिट्टी जो है बेटा, क्या ये सॉल्युबल है, क्या ये पानी में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो क्या ये कोई दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, कोई दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। पानी में डालने के बाद क्या ये अपना कलर चेंज कर रही है, या फिर क्या ये मतलब पूरी सॉल्युबल है, या फिर ये पीपीटी बना रही है, प्रेसिपिटेट बना रही है, ठीक है। ये सब अपन किस में देखते हैं, वेट मेथड में। तो ड्राई मेथड में हमने क्या देखा, सिंपल इसका जो नॉर्मल एनालिसिस कर सकते हैं वो अपन ने देखा इसमें कि यार देखते से ही आप ये बता सकते हो कि हाँ यार ये जो मिट्टी है ये इसका क्या कलर है, कैसा दिख रही है, सूखी मिट्टी है, गीली मिट्टी है। तो अपन कोई भी सैंपल को देखते से बता सकते हैं कि यार क्या है उसका मतलब टेक्सचर, कलर, सारी चीज़ें। और उसके बाद दूसरा आता है वेट मेथड, जहाँ पे आप क्या करोगे, जहाँ पे आप टेस्टिंग एनालिसिस कैसे करोगे, सॉल्युबल करके उसको पानी में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही सारे अपैरेटस यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अपैरेटस यूज़ होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलो सबसे पहले देखते हैं, देखो टेस्ट ट्यूब तुम लोगों ने देखा है कैसा होता है, इस टाइप से होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इस टाइप से होता है आपका टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे आप केमिकल भर सकते हो उसमें। तो दिस इज़ योर टेस्ट ट्यूब। बीकर कैसा होता है, देखो बीकर ऐसा होता है, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे कम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट होता है आपका ट्राइपॉड कैसा होता है, देखो ऐसा ट्राइपॉड होता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद कॉनिकल फ्लास्क कैसा होता है, देखो ऐसा ये दिस इज़ योर कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन, अगर ये राउंड बॉटम फ्लास्क ऐसा होता है, ये देखो दिस इज़ योर राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। और बताते हैं वॉच ग्लास कैसा होता है, ऐसा कांच का वॉच ग्लास होता है, इस टाइप में होता है वॉच ग्लास, ठीक है। उसके बाद चाइना डिश क्या होती है, कटोरी टाइप होता है, ऐसा चाइना डिश बोलते हैं, कटोरी टाइप होती है कुछ, ठीक। बर्नर तो आपने देखा ही होगा, नॉर्मल सा बर्नर कैसा होता है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, सिंपल ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ना गैस का पाइप लगा रहता है और यहाँ पे आग जल जाती है, ठीक है। जब आप इसको लाइट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक, बर्नर। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टैंड होता है बेटा, स्टैंड मतलब कैसा, यहाँ पे ऐसा रहता है टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए स्टैंड रहता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, और क्या पिपेट रहता है, पिपेट ऐसा रहता है, ठीक है, इस टाइप में रहता है पिपेट। तो उससे आप पिपेट आउट कर सकते हो, कोई भी सॉल्वेंट को कम ml वाला, उसको आप पिपेट आउट कर सकते हो। और क्या होता है, एनालिटिकल जो वेइंग बैलेंस है वो कैसा होता है, कुछ इस टाइप में रहता है। कौन सा वेइंग बैलेंस है ना, वेइंग बैलेंस में क्या होता है, एक टाइप का डब्बा रहता है ऐसा, आपने ना कहाँ पे देखा होगा ये डब्बा, पता है, जो सुनार वाले होते हैं ना, सुनार रहते हैं उनकी दुकान पे देखा होगा आपने, ऐसा कुछ डब्बा रहता है, देखो ऐसा, ठीक है, इस टाइप का कुछ रहता है। तो वो क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे ये यहाँ पे आप सोना रखते हो ना, और फिर यहाँ पे दिखाता है आपको ऐसा, यहाँ पे आपको ऐसा करके कुछ दिखाता है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, दिखाता है वो कि कितना उसका वेट है, कितना कैसा है, रहता है ऐसा कुछ तो रहता है, ठीक। तो दैट इज़ एनालिटिकल बैलेंस। इसके बाद अपन और कौन सा देख सकते हैं, और क्या बचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं एनालिटिकल टेक्निक्स में। यहाँ पे देखो, अगर अपन को यहाँ पे दिखे तो बहुत सारे वेट्स भी रहते हैं, ठीक है। और सेपरेशन फनल देखा है तुम लोगों ने, सेपरेशन फनल ऐसा कुछ रहता है, सेपरेटिंग फनल, ठीक है, सेपरेट करते हैं हम सॉल्वेंट्स को, सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे बीकर होल्डर देख लो, बीकर होल्डर ऐसा रहता है, बीकर को होल्ड करने के लिए काम आता है, ये यहाँ लगा देते हैं बीकर होल्डर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में, एक मिनट देखते हैं। और थर्मामीटर भी देखा ही होगा आपने, ये थर्मामीटर है, यहाँ रख रहे हैं इसको, थर्मामीटर, ठीक। और बताते हैं रुको, फनल देखा है आपने,
फनल ऐसा रहता है, इस टाइप का रहता है फनल, ठीक है। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है दिस इज, ये ना इसमें और सारे अपैरेटस यूज़ होते हैं ऐसी एनालिटिकल टेक्निक्स में, जो कि आप लैब्स में देखते हो, जो कि एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे बेटा क्या हैं, आपके अपैरेटस हैं जो कि एनालिटिकल टेक्निक्स में यूज़ होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड पे। अब दो टाइप के होते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक में क्या करते हैं अपन, ग्रेविमेट्रिक में क्या होता है बेटा, कितना अमाउंट है ना, मास का एनालिसिस करते हैं, अमाउंट का एनालिसिस होता है, ठीक है। किसका एनालिसिस होता है, अमाउंट का एनालिसिस होता है, ठीक। और वॉल्यूमेट्रिक में किसका एनालिसिस होता है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम का एनालिसिस होता है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम का एनालिसिस होता है। तो ग्रेविमेट्रिक में क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक में आप किसका एनालिसिस करते हो, अमाउंट, ठीक है। क्या मतलब कितना अमाउंट है बेटा आपका सैंपल, ग्राम्स में अपन एनालिसिस करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक में आप वॉल्यूम का एनालिसिस करोगे। देखो उसके नाम से ही आप जान सकते हो, टाइट्रेशन करते हैं ना अपन, एसिड बेस टाइट्रेशन, कि यार कितना वॉल्यूम हम एसिड मिलाएंगे तो बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसे करके अपन करते हैं टाइट्रेशन। तो वो किस में आता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आता है, ठीक। चलो अब बात करते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन की, बात कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, साइंटिफिक नोटेशन जो होता है उसको हम n × 10 की पावर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी जब अपन यूनिट कन्वर्जन कर रहे थे ना, तो ऑलरेडी चैनल पे इसकी वीडियो है साइंटिफिक नोटेशन की, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख लेना जाके, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। देखो n × 10 की पावर n, अब यहाँ पे एक लाल परी भी हमें काम आएगी। कौन सी परी मैम, कौन सी परी, लाल परी। लाल परी जो है, लाल परी रोती नहीं, लाल परी रोती नहीं, ठीक है। लाल परी जो है बेटा वो क्या नहीं करती है, रोती नहीं है, लाल परी रोती नहीं। कैसे, देखो कैसे नहीं रोती है भाई लाल परी, देखते हैं। मैंने बेटा लिखा 0.00000068, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इस नंबर को बेटा साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करना है। तो आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको डेसिमल को इस तरह से लेके जाना है कि n की वैल्यू किस में आनी चाहिए, 1 से 9 के बीच में आनी चाहिए, n की वैल्यू 1 से 9 के बीच में आनी चाहिए, सही है। तो आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट साइड में, आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट साइड में, दैट विल कम टू 6.8, ठीक है, इनटू 10 की पावर कितना शिफ्ट किया है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे काम आएगी लाल परी, अब काम आएगी लाल परी। लाल परी का मतलब क्या हुआ बेटा, लेफ्ट, अरे यार इसको अपने ऐसे लिख दिया ना, रुको ज़रा, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, तभी लाल परी हमें काम आ पाएगी, लेकिन वरना लाल परी काम नहीं आ पाएगी। तो लाल परी रोती नहीं, लाल परी रोती नहीं, ठीक है। तो कैसा, लाल मतलब लेफ्ट, परी मतलब पॉजिटिव, आर मतलब राइट, और नहीं का मतलब नेगेटिव, ठीक। अगर आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट किया है तो आप नेगेटिव लगाओगे। अगर आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, लेफ्ट मतलब इधर है ना, इस साइड बेटा, इस साइड, ये लेफ्ट है ये राइट है, सही बात है। आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें ये वाला क्या है, राइट है, राइट हैंड है ना तो राइट साइड है, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड है। तो यहाँ देखो आपने राइट साइड शिफ्ट किया है ना, इधर राइट साइड शिफ्ट किया है तो नेगेटिव लगेगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, बस। दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन, समझ गए, दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन। सेकेंड वाला करते हैं। अगर मैंने लिखा बेटा सेकेंड वाले में 624,000, बहुत सारे अनलिमिटेड जीरोज, नहीं इतने सारे जीरोज। अब इसको कैलकुलेट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बेटा जब भी आपका डेसिमल पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है अगर, तो कहाँ लगा है मैम डेसिमल पॉइंट, आखिरी में, यही होता है डेसिमल पॉइंट, क्योंकि इसके बाद अगर क्या होता है 0,
कोई मतलब नहीं है ना इसका, ठीक है, 0 कोई वैल्यू बड़ी घटी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को ऐसे लेके आना है कि आपकी जो n की वैल्यू है वो 1 से 9 के बीच में आनी चाहिए। तो आपने इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया, क्या हो जाएगा ये 6.24, सही है, 6.24 इंटू 10 की पावर, अब कितना शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने लगा दिया यहाँ पे 12। अब लाल परी काम आएगी क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, किस में आ जाएगा बेटा, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए कि नहीं समझे? तो अपन 1-2 सवाल और करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला लिखा बेटा 0.00000124, ठीक है। अभी आपको इसको कैलकुलेट करना है, जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करके देख लो। उसके बाद देखो वीडियो को पॉज करना है, मैं तो इसका आंसर बताने ही वाली हूँ, लेकिन आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट इज 0.000082, ठीक, इसको आपको कैलकुलेट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसके बाद थर्ड वाला है 780 और फोर्थ वाला है 9210, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला देखो बेटा, आपको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है ऐसे कि आपका जो डेसिमल है वो ऐसे शिफ्ट करना है कि n की वैल्यू, यहाँ देखो n की वैल्यू आनी चाहिए 1 से 9 के बीच में, ठीक है। n की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, 1 से 9 के बीच में आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे मैम, कैसे करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करो। इस डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट किया कहाँ पे लेकर, 1.24 इंटू 10 की पावर, कितना शिफ्ट किया है बेटा अपन ने इसको, 1 2 3 4 5 6 7 शिफ्ट कर दिया ना। अब लाल परी को मत भूलना, लाल परी रोती नहीं, मतलब क्या, आपने राइट साइड अगर शिफ्ट किया है, कहाँ पे, अगर राइट साइड शिफ्ट किया है तो नेगेटिव आ जाएगा। देखो क्या आपने राइट साइड शिफ्ट किया है, बिल्कुल मैम हमने तो राइट साइड ही शिफ्ट किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। समझ गए, बस ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, n इंटू 10 की पावर n ना, स्मॉल n, तो इस फॉर्म में आ गया कैपिटल N इंटू 10 की पावर n। समझ गए, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई करो खुद से एक बार, क्या होगा, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, आपने कितना शिफ्ट किया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शिफ्ट किया है ना। अब अगर आपने राइट साइड शिफ्ट किया है तो क्या आएगा, लाल परी रोती नहीं, राइट नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। समझ गए, नेगेटिव आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये वाला डेसिमल पॉइंट कहाँ है मैम, डेसिमल पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, ये यहाँ पे लगा हुआ है। कहाँ लगा है, यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये 7, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को, 7.8 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा है, शिफ्ट करेंगे इसको, शिफ्ट कर दो इधर, कहाँ शिफ्ट होगा, 9.21 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए, पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेगेटिव पॉइंट लगाना है और ये याद रखना है। क्लियर है, बताइए क्या आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं बेटा एक्यूरेसी और प्रिसीशन की। एक्यूरेसी और प्रिसीशन, आपने जब लैब्स में काम किया है, ठीक है, आपने जब आप अभी तो आप छोटे हो, जब आप लैब में काम करोगे तो हम तो इंसान है भाई, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, कुछ भी कैसी भी गलती हो सकती है कि हमने करेक्ट एंगल से नहीं देखा, हमने उसको सही मेजर नहीं किया, हमने 0.1 का भी डिफरेंस रख दिया, तो उसमें क्या आता है, एरर आता है। तो 2 वर्ड्स हैं, मेजर जो हम करते हैं, जो हमारे लेबोरेटरीज में मेजरमेंट होता है, उनको हम 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। मेजरमेंट जो हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट है आपका या फिर प्रिसाइज है। एक्यूरेसी क्या होता है बेटा, आपकी मान लेते हैं क्लोज वैल्यू जो है, आपकी ट्रू वैल्यू जो है, टीचर ने बोला कि यार जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3 आनी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि यार वैल्यू जो आएगी, तुम लोग जाओ
एक्सपेरिमेंट करो। मैंने ना 3 लोगों को एक्सपेरिमेंट करने को बोला। मैंने किसको बोला? चिंटू को, मुन्नी को और बंटी को। चिंटू को, मुन्नी को और बंटी को एक्सपेरिमेंट करने को बोला। अब मैंने बोला कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए। कितनी? 3। चिंटू ने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू आई बेटा 2.95। मुन्नी ने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू आई 3। बंटी ने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू क्या आई? 2.99। ठीक है, 2.99। अब बताओ किसकी एक्यूरेट वैल्यू है? किसकी एक्यूरेट वैल्यू है? तो देखो, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। मैंने बताया कि 3 आनी चाहिए। चिंटू की आई 2.95, मुन्नी की आई 3 और बंटी की आई 2.99। अब बंटी के भी क्लोज है 2.99, वेरी क्लोज, लेकिन मुन्नी की क्या है? एकदम एक्यूरेट वैल्यू आई है। क्या आई है? एकदम ही एक्यूरेट वैल्यू आई है। समझ गए क्या? एकदम एक्यूरेट वैल्यू आई है। तो मुन्नी इज द विनर। उसका मेजरमेंट क्या है? एकदम एक्यूरेट है। एक्यूरेसी इसको बोलते हैं। समझ गए? एकदम लोएस्ट एरर होना चाहिए, बिल्कुल ही कम एरर होना चाहिए। बंटी का भी बोल सकते हैं कि उसके पास में, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, प्रिसिशन की बात करते हैं। जब हमने बोला कि यार चलो ठीक है, तुमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार और एक्सपेरिमेंट करो यार, जाओ एक बार एक काम करो, वापस से एक्सपेरिमेंट करके आओ। अब तो उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पे मुन्नी की वैल्यू, सॉरी ये चिंटू है ना, चिंटू की वैल्यू क्या आई? चिंटू की आ गया है 2.96। ठीक है, इसकी वैल्यू है 2.96। एक और बार एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने, एक और बार एक्सपेरिमेंट किया, तो इस बार चिंटू की वैल्यू क्या आई है? 2.96 आ गई बेटा। मुन्नी की क्या आई है? मुन्नी की आई है 3.01 और बंटी का आया है 2.85। एक काम करते हैं 2.90। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, दो एक्सपेरिमेंट करें, एक बार हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा से करो, दोबारा से कर लिया। अब इनका क्या निकाल लेंगे? मीन निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो जब अपन एक्यूरेट की बात करते हैं, अब प्रिसीशन की बात करेंगे। तो प्रिसीशन में देखो, ये दोनों पास दिख रहे हैं, 2.95 और 2.96 क्या है? ऑलमोस्ट क्लोज है ना, ऑलमोस्ट क्लोज है। तो ये क्या होगी? प्रिसाइज हो गई। क्या हो गई? प्रिसाइज वैल्यू है ये। क्या है? प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, मुन्नी की देखो 3 है, यहाँ पे देखो 3.00 होगा ना, और ये 3.01। प्रिसाइज है, बहुत क्लोज है, ये तो बहुत क्लोज है, सही है, बहुत क्लोज है। बंटी की देखो 2.99, 2.90, बहुत दूर वैल्यूज है इसकी। पहले वाले की 2.99 निकाली है, 2.90, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना, 0.09 का डिफरेंस है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। समझ गए? एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन का मतलब होता है हाई प्रिसीशन, मतलब रिप्रोडक्टिविटी जो होती है, सॉरी रिप्रोडक्टिबिलिटी जो होती है बेटा, वो रिपीटेड मेजरमेंट से आती है। ठीक है, तो हर जो रिपीट अपन कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसको जो रिपीट कर रहे हो, उसका जो मेजरमेंट आ रहा है, क्या वो प्रिसाइज है? कैसे देखेंगे? क्या आपकी वैल्यूज क्लोज है? दैट इज प्रिसाइज। नहीं है, दैन इट इज नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट वैल्यू कैसे देखेंगे? आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सर्टेन डिजिट्स होते हैं। ठीक है, सर्टेन डिजिट्स, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6.02, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है मैम? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने लिखा यहाँ पे 0.003, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? रूल ये बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि बेटा इसकी जो जीरोस है ना, ये वाले इधर वाले जीरोस काउंट नहीं करते हैं, इधर वाले जीरोस काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं बोलूँ बेटा 12, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो बेटा जो भी एक डेफिनाइट नंबर होता है, जो भी एक डेफिनाइट नंबर होता है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैंने लिखा बेटा 203.010, ठीक है, तो आपको इधर वाले जीरोस भी काउंट करना है। रूल ये बोलता है कि आपको इधर वाले जीरोस भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए बेटा? इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर है? तो साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स की, क्योंकि इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? कंसंट्रेशन टर्म। जो आपकी कंसंट्रेशन है, जो भी आपका कंसंट्रेशन आया है, उसको मेजर करना है अगर आपको, तो आप कैसे मेजर करोगे? आपके पास 3 टर्म्स है,
3 टर्म्स है। सबसे पहला जो है दैट इज 4 है, दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है बेटा? मास परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट का मास है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। किसका? सॉल्यूशन का मास इनटू 100, ठीक है, इनटू 100, ये हो जाएगा आपका मास परसेंटेज। क्या हो जाएगा ये? मास परसेंटेज। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है बेटा आपका मोलैरिटी, ठीक है। सेकंड वाला जो है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? देखो, मोलैरिटी को आप कैपिटल M से डिनोट करते हो। कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? लीटर्स में आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट है बेटा मोल लीटर इनवर्स। क्या यूनिट है इसकी? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, चलो इसको आखिर में बताते हैं। थर्ड वाला है मोलैलिटी। थर्ड वाला क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी को बेटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट का मास है किस में आएगा? केजी में आ जाएगा, ठीक है, इन केजी। अब इसकी यूनिट क्या है बेटा? इसकी यूनिट होती है मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स, ठीक है, ठीक है, मोल केजी इनवर्स। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, दैट इज मोल फ्रैक्शन। फोर्थ वाला है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप काय से डिनोट करते हो। किससे? काय से डिनोट करते हो, ठीक है। और मोलैरिटी को आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, स्मॉल m से, स्मॉल m। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, टोटल मोल्स ऑफ दी कॉम्पोनेंट। यहाँ पे कॉम्पोनेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? कॉम्पोनेंट का मतलब हुआ कि हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की भी बात कर रहे हैं और सॉल्वेंट की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट का मतलब हुआ कि सॉल्यूट की भी बात कर रही है, जहाँ पे सॉल्यूट लिखा है वहाँ पे सॉल्यूट, जहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है वहाँ पे सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और चीज़ देखो, अगर मैंने सॉल्यूट को A माना और सॉल्वेंट को मैंने B मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो एक मिनट रुको। अगर मैंने सॉल्यूट को B माना और सॉल्वेंट को मैंने क्या माना? सॉल्यूट को मैंने A माना और सॉल्वेंट को B माना, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर मुझे सॉल्यूट निकालना है तो पहले मैं मोल्स किसके लिखूंगी? ऊपर सॉल्यूट के और नीचे दोनों के मोल्स, समझ गए। अगर मुझे सॉल्वेंट के निकालना है तो यहाँ पे हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, समझ गए? क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपका मोल्स होते हैं किसके? सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, वो 1 के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। अब एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ बताई देती हूँ मैं यहाँ पे कि देखो तीनों फार्मूला में आपने ये देखा कि नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, तीनों में आपने ये चीज़ देखी कि नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, सही है। क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स? हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? इसको आप n से डिनोट करते हो, स्मॉल n से डिनोट करते हो, ठीक है। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, क्या है ये? गिवन मास, जो भी आपको मास दिया हुआ है ना, जो भी आपको मास दिया है वो अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, दैट कम्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वो हो जाता है बेटा क्या? आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? मास परसेंटेज होता है कोई भी सॉल्यूट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो बेटा सॉल्यूट का मतलब जो भी चीज़ कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो भी चीज़ कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूट। मैम क्या मतलब? आपने एक पानी का ग्लास लिया बेटा, उसमें पानी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक थोड़ा सा डाला है ना, तो कम क्वांटिटी सॉल्यूट है, पानी है इसमें सॉल्वेंट, ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट, तो जो बेटा डाल रहे हैं दैट इज सॉल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? जो आपको दिया रहेगा, निकालना तो है नहीं इसमें कुछ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100 कर दोगे। इसके बाद ये आ जाएगा आपका मास परसेंटेज। बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के आपको निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूट के निकालने, सॉल्वेंट के नहीं निकालने। ठीक है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे किसका? सॉल्यूशन का, इन लीटर्स। कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में ml में दिया होता है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लीटर में। और इसका ना ये मत भूलना, यूनिट मत भूलना, इसकी यूनिट मत भूलना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल समझ में आ गया। गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी, जो कि स्मॉल m, छोटा वाला, छोटू वाले m से डिनोट होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपका सॉल्यूट है उसके आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। मोलैरिटी में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, और मोलैलिटी में क्या दिया है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, किसमें? केजी में, इन केजी। ठीक, यूनिट क्या होती है? मोल, मोल केजी इनवर्स। क्या यूनिट होती है इसकी? मोल केजी इनवर्स यूनिट होती है। ठीक है, बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन में देखो काय से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं? काय, CHI से। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है, अपॉन कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो भी आपका कंपोनेंट है, दोनों, ये दोनों, इन दोनों के मोल्स। अगर मुझे सॉल्यूट के निकालने हैं तो मैं पहले ऊपर सॉल्यूट के मोल्स लिखूंगी अपॉन नीचे टोटल मोल्स। अगर मुझे सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं तो मैं पहले ऊपर लिखूंगी सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन नीचे क्या लिखूंगी? टोटल मोल्स। समझ गए? और दोनों के जब मोल्स होते हैं उसका सम 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? बताइए जल्दी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप फटाफट से। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए। तो ये था बेटा आपका सम इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री कि यार बेसिकली टेस्टिंग की बात करते हैं, कैसी होती है टेस्टिंग। ये भी टेस्टिंग की एक प्रकार की कि यार कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ गया ना इसमें कि आपका सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। वो हम कैसे निकालते हैं? इससे देखो, मास निकाल रहे हैं, ग्राम्स निकाल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसलिए हम इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें आप क्या पढ़ते हो? सेपरेशन, टेस्टिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। कितना कॉम्पोजिशन है, कितने कितने सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उसमें, ये सारी चीज़ें आप किसमें पढ़ते हो? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। समझ गए? ठीक है, तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप नीव बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को तो इतने क्वेश्चंस करवाए ना, तो अब बच्चों को एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैम अब हम कोई सभी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है। फॉर्मूला रटना इज़ लाइक कि आपने कुछ भी नहीं किया है बेटा, आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको नहीं आता है सॉल्व करना तो फिर आप नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से। तो इसीलिए नीव बैच आप देख सकते हो
क्लास 11th वालों के लिए नीव बैच जो कि 2 ईयर्स अगर हम देखें फॉर 2 ईयर्स, जिसमें आपको 11th अभी का और 12th नेक्स्ट ईयर का वो भी मिल जाएगा जस्ट इन 5499। दिस कम्स टू 230 पर मंथ। बहुत छोटा सा अमाउंट है ये तो, महीने में हम ऐसे 100 रुपये ऐसे या फिर 200 रुपये ऐसे खर्च कर देते हैं, तो 230 पर मंथ में बढ़िया से आपका 11th भी और 12th भी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी कोर्स भी है और नीव 2 ईयर्स इन्फिनिटी प्लस कोर्स भी है जो कि इतने अमाउंट का है। तो आपको जो कोर्स अच्छा लग रहा है आप ऐप पे जाके उस कोर्स को परचेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे सारे डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे जो आपकी जर्नी को, जो आपकी 12th 11th की जर्नी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आपका CET है ना उसका भी कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, ताकि क्या होगा उससे क्या होगा कि आपका ना बेस बनता रहेगा। ठीक है, आपका बेस बनेगा। और अगर आपका बेस बन रहा है, नीव क्यों नाम रखा है हमने इसका? नीव इसलिए नाम रखा है क्योंकि यार हमको आपका बेस बनाना है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो फिर सारी चीज़ें एकदम ही स्ट्रांग हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? बताइए। नेक्स्ट आप देख सकते हो वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स आपको दिख जाएंगे पुणे में और महाराष्ट्र में। पुणे में देखो कितने सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, PCMC, स्वरगेट, आंध और सिंहगढ़। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अमरावती, बुल्डाना, नागपुर और अहिल्यानगर और जलगांव, ये हैं सारे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स जहां पे आप जाओ। और अगर आपको देखो ऑनलाइन, कुछ बच्चों का होता है ना कि ऑनलाइन हमको नहीं जमता है तो हम ऑफलाइन चले जाते हैं, तो आप ऑफलाइन में भी जाके स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। 90% तक की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मतलब सिर्फ 10% फीस में आप पूरा अपना जो भी स्टडी है वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वेदांतु नियरेस्ट सेंटर जाके वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर्स के लिए है ये, वहाँ पे जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे जल्दी से कमेंट करके फटाफट से बता देना कि मैम इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, बड़ा मज़ा आ गया हमको। पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि देखो डिटेल्ड नोट्स, डिटेल्ड एक्सरसाइज, डिटेल्ड चीज़ें हम नीव बैच में कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको 1 शॉट में फिर भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन नीव बैच में आपको मिलता है हैंड रिटन नोट्स, क्विजेज, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही हैं? ये सारी चीज़ें आपको बैच में मिलेंगी, नीव बैच में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो हम सिर्फ कुछ चीज़ें ही आपको बता पाते हैं, कुछ चीज़ें ही आप यहाँ पे कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ना बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए। साइंटिफिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ना इसको जब आप ये वाला वीडियो देखोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ तो मिसिंग हुआ है, कुछ तो मिसिंग है। सब चीज़ें कवर करी है मैंने, हर एक चीज़ डिटेल में कवर करी है। लेकिन आपको अगर और डिटेल में चाहिए तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है नीव बैच, जो कि आपका प्राइस आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो यार मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हंसते खेलते और सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर करते हुए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय बाय।